हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। चैट बॉक्स में आप लोग यस लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा, और स्पीड से यस लिखिएगा ताकि थोड़ा सा जोश भी दिखे आपके अंदर, और फिर हम लोग जो है वो क्लास को करेंगे शुरू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्षित, सहेली, आदित्य, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाइए। स्वागत 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 है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, ये क्लास जो है हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं कहाँ पे? ये क्लास हम लोग जो है वो स्ट्रीम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग एक बार लाइक बटन प्रेस कर देंगे तो थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी। दिखता रहेगा भाई साहब कि कितने बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं ऑडिट को हमारे साथ। जल्दी से कम ऑन, जल्दी से एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और फिर हम लोग जो है अपनी क्लास शुरू करते हैं। साथ में हमारी टीम रहेगी चैट सपोर्ट में। आप लोग अब और कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, आप सिंपली फोकस करें कि भाई हमने जो है वो पढ़ाई कैसे करनी है, ऑडिट में आगे कैसे बढ़ना है। राइट, हम लोग कोई समय नहीं गवाएंगे और सीधा सीधा जो है आप लोगों से बात करते हुए चले जाएंगे। क्या बोलती पब्लिक? क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए चैट बॉक्स में। जल्दी 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 से बोल दो भाई, जल्दी बोल दो। बोलो। चलो जी, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं कि आपने बैच में क्या करना है और आपने बैच में जो है वो क्या नहीं करना है, ताकि किसी तरह की दिक्कत परेशानी आपको जो है वो ना हो। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे बैच की जो है वो डेली की टाइमिंग क्या रहने वाली है। हम लोग रोज मिलेंगे आपसे 5:30 बजे। 5:30 से 7 बजे तक हम लोग क्लास करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है 10 मिनट की रिवीजन करेंगे। मतलब जो भी क्लास होगी साथ साथ हम लोग रिवीजन करते हुए चलने वाले हैं। मंडे टू सैटरडे जो है हम लोग ये क्लास रखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे दिन आएंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे और पार्टिसिपेशन बैच में अच्छा बना के रखेंगे। बैच ये रहने वाला है कैसे? बैच ये रहने वाला है बच्चों लाइव। राइट, और लाइव बैच की आप लोगों को जो है वो रिकॉर्डिंग्स मिलती रहा करेंगी हैंड टू हैंड। विद इन 24 आवर्स आपको जो है लाइव बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। ओके, बोलिए। अच्छा जी, ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है सर ये भी बता दो। ड्यूरेशन हम लोग मान के चल रहे हैं कि 120 से 140 घंटे के आसपास की जो है हम लोग ड्यूरेशन रखेंगे। बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ी तो वो भी लगा देंगे। ओके, देन आपको व्यूज कितने मिल रहे हैं? आपको व्यूज कितने मिल रहे हैं? अनलिमिटेड। यस, आपने सही सुना, अनलिमिटेड व्यूज हैं। आपके एग्जाम तक जो है आप लोग अनलिमिटेड टाइम जो है इन वीडियोस को देख सकते हैं। दूर दूर तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बता दो यस। अच्छा जी, हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हम लोग एक टारगेट फिक्स करते हैं और वो टारगेट ये है कि भाई हम लोग ऑडिट में मिनिमम 60 मार्क्स तो लेके आएंगे ही। मिनिमम 60 मार्क्स। देखो बेटा, मैं यहां पे बोलने के लिए ना बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, 90 मार्क्स मिनिमम लेके आएंगे, लेकिन मैं बहुत रियलिस्टिक व्यक्ति हूं और मैं रियलिस्टिक बात आपको बता रहा हूं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 60 मार्क्स जो है वो स्कोर करें अपने ऑडिट के अंदर मिनिमम। देखिए, ऑडिट पेपर का अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं तो 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं और उसके बाद जो है 70 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। अभी तक जो होता था, इस 70 में से भी 14 मार्क्स का जो है आपका क्या आता था, करेक्ट इनकरेक्ट आता था, और रिमेनिंग मार्क्स के आपके जो है वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे। राइट, अब हमारा टारगेट होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, इस 30 मार्क्स के अंदर बच्चों मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है 30 मार्क्स स्कोर करते हुए। यस, और मैं बोलूंगा कि आपको 25 से 30 का टारगेट इसके अंदर रख के चलना चाहिए। राइट, और बाकी अगर अभी भी आने वाले समय में भी आईसीआई करेक्ट इनकरेक्ट पूछता रहेगा तो समझ लो भाई साहब लॉटरी लग गई है, लॉटरी। क्योंकि इस 14 में से भी मैंने बच्चों को देखा है कि 8 से 12 नंबर के आसपास जो है वो आराम से ले लेते हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारे पास बच जाएगा, बाकी हमारे पास कितने मार्क्स का बच गया डिस्क्रिप्टिव पेपर? जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में, माइनस करके जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। मेरे पास भी एक कैलकुलेटर मैं तुमसे करवाना चाहता हूं, जल्दी से बताओ। और देखो, एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि 100% लाइक रेशियो मेंटेन रहे भाई साहब। यूट्यूब पे जब मैं आता हूं मुझे चाहिए 100% लाइक रेशियो, यानी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उतने लाइक जो है वो आने चाहिए। अच्छा जी, तो हमारे पास बाकी बच गया कितने नंबर का? 56 मार्क्स का। अब बच्चों इस 56 मार्क्स में से हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरीके से पढ़ाई करें, हम इस तरीके से पढ़ाई करें कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस
डायरेक्टली वो आ जाएं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली वो आ जाएं जो हमने क्लास में कवर करें। वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ, है ना। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली वो आ जाए जो हमने क्लास में कवर करें, ये मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी और अभी तक मैं इसमें कामयाब होता आया हूं, आगे भी जो है मैं इसमें कामयाब होने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो। अब जरा ये देखिए, इस 30 में से हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं, हम लोग 70 to 80% मार्क्स जो है इसके अंदर स्कोर कर पाएंगे, राइट। अगर मैं 30 का 75 भी लगा लूं तो 22 नंबर जो है हमने लगभग 22.5 नंबर जो है यहाँ पे स्कोर कर लिए, और जो बाकी हमारा रिमेनिंग बच गया 26 मार्क्स का, ये पेपर बच्चों मान के चलो कि काफी टफ आईसीआई जो है बना सकता है। तो आईसीआई टफ बना ले तो बताओ हम लोग डरेंगे क्या? आप मुझे बताओ, आप लोग डरोगे क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ, आप लोग डरोगे क्या? नहीं भाई नहीं। आंधियों को आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहां ऑडिट में एग्जामिशन लेके आने की। तो भाई साहब ऑडिट में एग्जामिशन लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। इस 26 नंबर के पेपर को हम लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपनी ऑडिट की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे उसके बेसिस पे करके आ जाएंगे, और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे 50% मार्क्स स्कोर करने की, दैट इज 13 मार्क्स। अब आप लोग टोटल कर सकते हैं, यहां पे मैं लगा लेता हूं 25, यहां पे मैं लगा लेता हूं 8, यहां पे मैं लगा लेता हूं 22.5 और प्लस कर देता हूं 13। तो कितने मार्क्स बन रहे भाई? मैंने अभी तक इसका टोटल नहीं किया है, आप लोग जल्दी से टोटल करिए और मुझे बताइए, जल्दी से टोटल करिए, आप लोग मुझे बताइए, कम ऑन। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर उधर की बातें मत पूछिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हाँ जी, हर्ष ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया हर्ष, हर्षित, प्रियांश, राघव, कुंदन, बहुत ही बढ़िया भाई। तो 68.5 के आसपास बन रहा है, और हमने बोला है कि भाई मिनिमम 60 मार्क्स स्कोर करेंगे, और यही हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा कि हम लोग भाई कोशिश करते रहेंगे कि 60 से तो ऊपर ही जाना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, जल्दी से बोलो 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 बोलो। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब यही जो है मुझे आपसे बढ़िया से जो है वो सपोर्ट चाहिए। चलिए, कैलकुलेट आपने करा है भाई, कैलकुलेशन की जिम्मेवारी जो है वो आपकी है, मैंने तो सिर्फ आपसे आंसर पूछा था, अब आपने जो बोला है वही मैं जो है मान रहा हूं। 68.5 आ रहा है, दुष्ट। चलो भाई चलो, अब बच्चों ये 68.5 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात को बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं। नंबर 1, आपने क्या 3 इडियट्स मूवी देखी है? आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? उसके अंदर था एक चतुर, चतुर रामलिंगा राजू, जो रट्टा मार लेता था भाई साहब हर चीज का, और एक था हमारे पास रैंचो, जो भाई साहब हर चीज को समझ लेता था, फुनसुक वांगड़ू। अब अगर आप चतुर बनोगे तो भी आप फेल हो जाओगे ऑडिट में, आप अगर बेटा रैंचो बनोगे तो भी आप फेल हो जाओगे ऑडिट में। हम बनेंगे चतुर रैंचो, बल्कि हम इसको पहले रैंचो लिखेंगे और फिर चतुर लिखेंगे। कैसे सर, कैसे? मैं बेटा आपको समझाने में जान लगा दूंगा, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आपको हर चीज समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट। और उसको समझने के बाद जो है मैं आपको कोशिश करूंगा कि रट्टा भी लगवा दूं। क्यों? अब इसमें कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, सर रट्टा लगवाने की बात करो, आप सीए हो सर, सीए हो। भाई साहब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो हैं सिर्फ समझ के जाएंगे तो भी पास होने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आईसीआई को भाई कीवर्ड्स पसंद है, और वो कीवर्ड्स रटवाना, कीवर्ड्स को कैसे लिखना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत रट्टा भी मारेंगे, लेकिन समझने के बाद। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, जल्दी बताओ एवरीवन, प्लीज 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 जल्दी बता दो। और अब किसी भी समझदार व्यक्ति से मिलेंगे, वो आपको यही बोलेगा कि देख भाई जितना मर्जी समझ ले, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत याद रखवाना मेरी जिम्मेवारी है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं इसमें? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, अब आपके मन में सवाल क्या आ रहा है? अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि मास्टर जी हम अपने बैच की शुरुआत करेंगे कैसे? तो सबसे पहले बच्चों एक रख लो अपने साथ वाटर बॉटल, बढ़िया सी। जब भी आप लोग लाइव क्लास अटेंड करने आए, एक पानी की बोतल जरूर साथ में रखो। देखो मेरे साथ हमेशा रहती है, पानी बेटा ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा, और मैं आपको यहाँ से मोटिवेशन के इंजेक्शन देता रहूंगा। आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। साथ में आप लोगों को क्या करना है, अपने पास भाई एक रजिस्टर रख लेना और एक बढ़िया सा पेन रख लेना, ब्लैक कलर का रजिस्टर प्लस ब्लैक पेन, राइट। रजिस्टर कितने पेज का होगा? कोई बात नहीं, 200-250 पेज के आसपास का एक रजिस्टर बना लो, ज्यादा नहीं भरवाऊंगा, उसमें आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो हुआ करेगी। ओके, अब आप लोगों को एक प्रॉमिस करना है, चाहे क्लास कहीं भी हो, आपने पार्टिसिपेशन जो है वो पूरा रखना है। चैट में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और चैट में जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मैं कोई पोल करवाऊं, तो आप लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बोलती पब्लिक? यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी एकदम। बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे भाई? मैं तो कह रहा हूं ना, हम समझेंगे भी, आपको नजर आ जाएगा आज भी, रटेंगे भी, रिवाइज भी करेंगे, मेमोरी टेक्निक्स भी करेंगे और आपके टेस्ट भी लेंगे। आपको साथ में क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको ये भी बता देता हूं। इधर देखिएगा जरा प्लीज, एवरीवन फोकस। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको अपनी एक बुक दूंगा जिसका नाम है आशीर्वाद। ऑडिट की बुक का नाम है आशीर्वाद। पिछले लगभग 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 8 सालों से बच्चों के बीच में ये बुक चल रही है। हमने इसको कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया है। आप देखेंगे कि ये बुक जो है अब आपको कलर्ड फॉर्मेट में मिलने वाली है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारी बुक का पहला चैप्टर है। ये बुक आपके पास तक कब पहुंचेगी मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत 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 जरूरी है ये बुक बच्चों आपके पास। ये देखिए कि विद इन दिस वीक हमारा टारगेट है कि हम लोग जो है इसके डिस्पैच जो है वो शुरू करवा दें, और जैसे डिस्पैच शुरू होंगे हम एक अनाउंसमेंट कर देंगे, राइट। और साथ साथ में आपको क्या मिलेगा? आपको बेटा एक क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। क्वेश्चन बैंक का डिस्पैच जो है बाद में होगा। पहले हम लोग अपनी ऑडिट की बुक डिस्पैच कराएंगे, फिर आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो डिस्पैच करवा के देंगे। ओके, अच्छा जी। इसी के साथ इस क्वेश्चन बैंक में हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, करेक्ट इनकरेक्ट होंगे, एमसीक्यू होंगे और थोड़ी बहुत केस स्टडीज भी डालने की कोशिश कर देंगे। अच्छा जी, देन इसी के साथ साथ बच्चों आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, आप देख रहे हैं जो मैं इस समय यहां पे लिख रहा हूं, आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी जो हैं हर क्लास के बाद इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। एक बार चैट में ये लिख दो, क्या लिखोगे? ये, क्योंकि हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हर क्लास के बाद जो है वो मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? बोलिए, कम ऑन। अब हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ और क्या क्या मिलने वाला है सुनते जाओ, सारी बातें सुनते जाओ, क्योंकि बार बार आप लोग ये बात पूछोगे तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी, राइट। अब यहां पे बच्चों आप लोगों को हम लोग देंगे साथ में ऐप बेस्ड एमसीक्यू। ऐप बेस्ड एमसीक्यू एडिनो 91 ऐप में ही आपको कम से कम नहीं तो आपको 250 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें आप लोग करेक्ट अपने आप ही जो है जब आंसर करेंगे टाइम बेस्ड मैनर में, आपको सही और गलत आंसर भी पता चलेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी पता चलेगी, और ऐसे ही आपको ऐप बेस्ड करेक्ट इनकरेक्ट भी मिल जाएगा। ऐप बेस्ड करेक्ट इनकरेक्ट भी मिल जाएगा। डन, बोलिए। ओके, डाउट सपोर्ट वगैरह कैसे करना है मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में बता दिया था। हम लोग वही पॉलिसी जो है वो फॉलो करने वाले हैं। ओके, अच्छा जी। हार्ड कॉपी मिलेगी ऑब्वियसली, बुक की हार्ड कॉपी है बच्चों। ये जो बुक जितनी भी बात हो रही है ये सब आपको जो है हार्ड कॉपी में मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, बोलिए, क्लैरिटी है? चलो जी, आई होप बच्चों बैच का बेसिक्स जो है आपको पता चल गए हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने ऑडिट की जर्नी को। आप लोग सब मेरा साथ दीजिएगा। इस पेपर को लोग बाग बोलते हैं बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आप सारी लाइव क्लासेस में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको क्लासेस के बाद बस सिर्फ हर क्लास के बाद 10 मिनट पढ़ना होगा, सिर्फ 10 मिनट। मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा हर क्लास के अंदर, लेकिन जो पढ़ाऊंगा रॉक सॉलिड पढ़ाऊंगा, और आप अगर उसे 10 मिनट दे देंगे, और मैं ये आज नहीं कह रहा, आखिरी क्लास में भी देखिएगा, हर क्लास के बाद मैं 10 मिनट आपको रिवाइज कराया करूंगा। वही 10 मिनट आप लोग दोबारा रिवाइज करके आ जाएं, आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, पक्की बात, राइट। बस इतनी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? बोलिए, कम ऑन। ओके, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर 28 फरवरी को बैच खत्म हो रहा है, थोड़ा लेट नहीं है? मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं इस बैच को 1 महीने में भी खत्म कर सकता हूं, बट उसमें फिर मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत स्पीड से नहीं पढ़ाता हूं, मैं बहुत धीरे धीरे प्यार प्यार से चलता हूं। कभी कभी आप देखेंगे हम एक वर्ड पे बहुत लंबा डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्ड पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होगा, और वो क्वेश्चन मुझे आपको तैयार कराना है। याद रखिएगा बच्चों, मेरा काम यहां पे सिर्फ आपको ये नहीं है कि मैंने आपको सारी बातें बता दी और फिर मैंने बोला अरे घर जाकर खुद पढ़ लेना। नहीं, मैं आपके साथ बैठ के यहां रीडिंग करने वाला हूं, हर क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग आपको बताने वाला हूं कि ये आपने अब आंसर ऐसे लिखना है। डन, बोलिए। चलिए जी, आइए तो शुरुआत करते हैं। लेके प्रभु का नाम, बोलो भारत माता की जय। चलो भाई चलो, भारत माता की जय हो चुकी है। हम लोग जो है शुरुआत करते हैं अपने प्यारे प्यारे ऑडिट के कोर्स का। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, किस बारे में? मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं द वन एंड ओनली वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, द ग्रेटेस्ट, द वन एंड ओनली ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ICAI कब बना था, क्या किसी को याद है? जरा मुझे बताएं, चैट में जरा बताएं जल्दी से, कम ऑन। जल्दी से बताएं, ICAI कब बना था? ये
1949 में। बहुत बढ़िया। 1949 में बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो बना था। आज की डेट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड है। सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड है। सर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? एनी गेसेस के फर्स्ट कौन है भाई? फर्स्ट कौन है? जल्दी बोलो। एनी गेसेस? मोहित कह रहे हैं एसीसीए, प्रीतम कह रहे हैं अमेरिका, वेल्स, एआईसीपीए। अच्छा चलो, मैंने मान लिया भाई साहब यूएस वाली बॉडी है फर्स्ट। लेकिन क्यों है भाई साहब वो फर्स्ट? क्या लगता है क्यों है वो फर्स्ट? एसीसीए नहीं है, क्यों है वो फर्स्ट? सीपीए यूएस से है, चलो बताओ क्यों है? ऐसा क्या किया उन लोगों ने? कमान जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, एकदम मस्त। साकिब खान कह रहे हैं वो अमीर हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अमीरी में बेटा अगर कुछ होता तो अंबानी जी होते फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यही तो खास बात है, सीए आपकी अमीरी पे डिपेंड नहीं करता है। एनीवेज, बहुत सिंपल सा इजी रिजल्ट्स। किसी ने बोला इजी रिजल्ट्स? अरे दुष्ट पापी, अपने वाले टफ लग रहे होते हैं तुम्हें भाई। सीपीए यूएस से भी इतना आसान नहीं है। आइए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं बच्चों, सिर्फ एक कारण है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं उनके ज्यादा है। जैसे हमारा आईसीएआई है, आप लोग सीए बन के क्या करेंगे? आप लोग आईसीएआई के मेंबर बन जाएंगे। ऐसे इस समय यूएस की जो सीए बॉडी है उनके नंबर ऑफ मेंबर्स हमसे थोड़े से ज्यादा हैं, बट चिंता मत कीजिए, इंडिया बहुत जल्दी अपने नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा लेगा। इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ाने में अलग ही रिकॉर्ड रहता है ना। आजादी के बाद हमने एक ही तो काम है जो मन लगा के किया है। पहले एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी ज्यादा नहीं होते थे। खैर कोई बात नहीं, जिसको समझ आए ठीक है, बाकी बच्चे जाके पोगो देखें। आइए जरा साथ में जुड़िएगा। तो इंस्टीट्यूट जो है भाई साहब 1949 में आया, और सोच के देखिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी पुराने हैं। राइट? कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? जल्दी बताओ। इंडिया एक रिपब्लिक कब बना था? कम ऑन, जल्दी बोलो। इंडिया एक रिपब्लिक कब बना था? 1950 के अंदर। हम लोग 1949 में आ गए थे भाई साहब आईसीआई वाले। क्या बात है। आईसीआई का जन्म क्यों हुआ था बेटा? जन्म क्यों हुआ था? दो प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए, एक अकाउंटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए और एक ऑडिटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। सर आपने ऑडिटिंग वर्ड बोल दिया। हाँ वेरी गुड सर, वेरी गुड। थोड़ा ठंड सा पड़ गया बेटा, अभी चिंता मत करो, घुस जाएंगे इस वर्ड के अंदर। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ था। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। अभी रेगुलेट से मेरा क्या मतलब है भाई साहब? क्या आप नहीं चाहते कि जो भी अकाउंटिंग हो रही है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो? कम ऑन, जो भी अकाउंटिंग हो रही है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, सारी कंपनी एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके जो है वो अकाउंटिंग करे। अगर सोचो हर कोई अपने मन से अकाउंटिंग करने लग जाए, ओए होए 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 होए, मजा आ जाएगा भाई साहब। मैं तो हर साल प्रॉफिट में रहूंगा, बड़े बड़े प्रॉफिट में। क्या बात है। हर स्टार्टअप बड़े बड़े प्रॉफिट में रहेगा। नहीं भाई नहीं। तो इसलिए अकाउंटिंग बॉडी बनाना जरूरी था। अकाउंटिंग बॉडी बनी, आईसीआई बनी। आईसीआई जो है वो अकाउंट्स को और ऑडिट को रेगुलेट करता है। अभी ऑडिट क्या होता है अभी समझाऊंगा बेटा, अभी समझाऊंगा। जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहां पे ऑडिटिंग शुरू होती है। समझे क्या? अभी समझाएंगे बेटा, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आओ, तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। रेगुलेट से मेरा मतलब है यूनिफॉर्मिटी हमें चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? यूनिफॉर्मिटी। अच्छा जी सर, ऑडिटिंग का जरा एक बार मतलब तो बताना, मतलब ऐसे इन जनरल क्या मतलब होता है? मेरी बात सुनो बच्चों, बहुत सिंपल शब्दों में आपको एक बात बताता हूं। इधर देखो जरा ध्यान से, बहुत सिंपल शब्दों में मुझे एक बात बताओ, आपके अकाउंट्स के कोई रूल्स हैं? अकाउंट बनाने के कोई रूल्स हैं? अकाउंटिंग करने के कोई रूल्स हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। आपके अकाउंट्स बनाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं आज की डेट में? यस और नो? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स और नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताओ। यस बिल्कुल है। वैष्णवी, दक्ष, माही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल लो या इंड एएस बोल लो या आईएफआरएस बोल लो, अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं। अब भाई साहब आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एज पर दोज रूल्स बनी है नहीं बनी है, इसी को बोलते हैं ऑडिट। बस इतना सिंपल, इतना सिंपल। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, क्या बच्चों आप मुझे एक अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हो? आ जाओ, आज टेस्ट होगा, तुमने अकाउंट्स ढंग से पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी 11th क्लास में या फिर सीए फाउंडेशन में। एक बात बताओ, मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपए की, मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपए की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए हैं हमने 10,000 रुपए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए 10,000 रुपए। इसकी जर्नल एंट्री कौन पास करके दिखाएगा मुझे? जल्दी बोलो, इसकी जर्नल एंट्री कौन पास करके बताएगा? कम ऑन। मोहिन, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ दिवेश सही कह रहा है, लाइक करो वीडियो को, बहुत बढ़िया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा?
किसी ने लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। दुष्ट पापियों, इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट क्या रहने वाला है? अमाउंट क्या रहने वाला है? 1,10,000, 1,10,000। कम ऑन। अब ये बात आपको किसने बताई है कि भाई इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है वो मशीनरी के साथ कैपिटलाइज हो जाएंगे? क्या ये बात अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है जो आपको बताते हैं? मुझे बता दो। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं ना जो आपको बताते हैं। कम ऑन, यस और नो? आपके अकाउंट्स वाले सर ने आपको सिखाया होगा। उनको कहां से पता चला? भाई साहब, एक आपका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, उसके अंदर लिखा होगा। मैं उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं जाना चाहता, लेकिन बताइए ऐसा ही होगा कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं। एवरीवन, आई नीड योर सपोर्ट हियर, आई नीड योर सपोर्ट हियर। ऑडिटर आके यही देखने वाला है कि भाई साहब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक इन्होंने सही किया है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को इन्होंने भाई साहब P&L में डाल दिया हो? कि ऐसा तो नहीं कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को इन्होंने P&L में डाल दिया हो? तो अब देखिए मेरी बात को सुनिए जरा ध्यान से। अल्टीमेटली एक ऑडिटर ने यही चेक करना होता है कि जो काम हुआ है वो अपने रूल्स के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे साथ, जो काम हुआ है वो अपने रूल्स के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। ये लाइन एक बार सब बच्चे मेरे साथ घर पे बोलेंगे, कसम है तुम्हें, कसम है तुम्हें, प्लीज साथ में बोलना। जो काम हुआ है वो उसके रूल्स के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है? कम ऑन, टेल मी। क्लियर है बात? जल्दी बोलिए। बस जब हम ये चेक करते हैं कि भाई जो काम हुआ है वो अपने रूल्स के हिसाब से हुआ है नहीं हुआ है, उसे हम ऑडिट बोल देते हैं। हमारा और आपका, हम लोग बेटा सीए फ्रेटर्निटी वाले लोग हैं। एवरीवन, हम लोग सीए फ्रेटर्निटी वाले लोग हैं। हम लोग किसका ऑडिट करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हम लोग किसका ऑडिट करते हैं? कम ऑन टेल मी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनी है वो एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ दी अकाउंटिंग बनी है कि नहीं बनी है। अभी स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग बोल रहा हूं, बाद में इस टर्म को मैं चेंज करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। क्लियर है? जल्दी बोलिए। एवरीवन प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो। कम ऑन, गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी, थोड़ा स्पीड कैसे कम हो गई? इतनी जल्दी तुम्हारा जोश ठंडा हो गया? दुष्टो, नलायको, पापियो, तुम तो कह रहे थे भाई साहब एंड तक साथ रहेंगे। ऐसे साथ रहोगे तुम लोग एंड तक? ये बात अब बढ़ी है स्पीड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आइए अब मैं बच्चों आप लोगों को ऑडिट की फॉर्मल डेफिनेशन दिखाता हूं जो आपके ICAI के बुक में जो है वो दे रखी है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का पेपर नंबर 5 है भाई साहब, जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। नाम बदल दिया है, अंदर मटेरियल आपको लगभग सेम मिलेगा। हाँ, इधर उधर जो है वो थोड़ा सा शफल हो चुका है। आइए जरा मेरे साथ जुड़िए और देखने की कोशिश कीजिए बच्चों कि ऑडिटिंग का मीनिंग जो है वो क्या है। आइए इसको यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। नहीं, ये सारे कीवर्ड आपको पता है क्या है? यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं बच्चों, याद रखना। रीडर्स आर लीडर्स इफ दे रीड प्रॉपरली एंड दे अप्लाई प्रॉपरली। Readers are leaders if they read properly and they apply whatever they have learned from reading properly. राइट? तो आप लोग लीडर बनेंगे जब आप लोग अच्छे से रीड करेंगे और उस रीडिंग को अच्छे से अप्लाई भी करेंगे, उस रीडिंग को अच्छे से रिफ्लेक्ट भी करेंगे। आइए जरा साथ में जुड़िए मेरे साथ। तो ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। सर हमारा दोस्त तो बोल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या रिश्ता है, बट थोड़ा सा समय दीजिए। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। ध्यान दीजिए, क्या यहां पे कंपनी लिखा है? क्या यहां पे कंपनी लिखा है? टेल मी, क्या यहां पे कंपनी लिखा है? क्या यहां पे इंडिविजुअल लिखा है? क्या यहां पे पार्टनरशिप फर्म लिखा है? क्या यहां पे LLP लिखा है? क्या यहां पे HUF लिखा है? क्या लिखा है यहां पे? बताइए क्या लिखा है? एंटिटी लिखा है, एंटिटी। यस, एंटिटी लिखने से क्या बच्चों स्कोप ऑफ डेफिनेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एंटिटी में क्या क्या आता है? कम ऑन, एंटिटी में क्या क्या आता है? यत्र तत्र सर्वत्र। हां जी, साथ में हो। एंटिटी में क्या क्या आता है? कम ऑन टेल मी। यत्र तत्र सर्वत्र। स्कोप जो है वो काफी हद तक बढ़ रहा है। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एंटिटी, और आगे क्लियर भी कर रहे हैं, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। कहते हैं भाई साहब एंटिटी कैसी भी हो, प्रॉफिट वाली हो या ना हो,
उसका साइज कुछ भी हो या उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, सर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, मतलब बेटा क्या सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी को ऑडिट कराना है? क्या जो गूंज नाम का एनजीओ है उनको ऑडिट नहीं कराना है? अजी सबको ऑडिट करवाना है, मैं बताऊंगा कैसे ऑडिट करवाना है, चिंता मत करो। एक बात। दूसरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्या सिर्फ और सिर्फ छोटी कंपनी को ऑडिट करवाना है या सिर्फ बड़ी कंपनी को ऑडिट कराना है? अजय यत्र तत्र सर्वत्र हर कंपनी को ऑडिट करवाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। सर लीगल फॉर्म क्या होता है? लीगल फॉर्म बेटा जो मैंने आपको अभी समझाया था, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, कुछ भी हो भाई, याद रखिए कि आप लोगों को जो है ऑडिट करवाना पड़ सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वेदर यू आर देयर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, ये आप मुझसे पहली बात सुन रहे हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है कम से कम 5 बार। और कैसे पूछते हैं ये क्वेश्चन कि भाई साहब एक एनजीओ है वो कह रहा है कि मुझे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ सकती कभी भी, तो आप बताइए क्या जो है ऑडिट एनजीओ को नहीं करवाना पड़ेगा? अरे भाई साहब कैसी कैसी बातें कर रहे हो? यस कंडीशनल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनजीओ को ऑडिट नहीं कराना। वाई? रीजन क्या देंगे? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of an entity irrespective of its size or legal form whether profit oriented or not. Come on guys, बोलिए, क्या सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी को ही ऑडिट करवाना होता है? टेल मी, करेक्ट इनकरेक्ट बताओ। क्या सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी को ही ऑडिट करवाना होता है? करेक्ट इनकरेक्ट बताओ चैट में, जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए अब नीचे क्या लिखा है? वेयर सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। याद रखिए बच्चों, ऑडिटिंग का अंत कहां होगा? ओपिनियन देने से होगा। ऑडिटिंग का अंत कहां होगा? ओपिनियन देने से होगा। ओपिनियन रिपोर्ट की फॉर्म में हम लोग देते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। कहानी का सार यह है, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उठाएंगे, उसे देखेंगे कि क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर दी अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी है या नहीं बनी है, और ये चेक करने के बाद एक रिपोर्ट में अपना ओपिनियन लिख के दे देंगे। आज के बाद आपको कहीं पे गली के नुक्कड़ पे कोई खड़ा हुआ मिल जाए और पूछे ऑडिट क्या होता है, तो आप उसे समझा सकते हैं कि भाई ऑडिट में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसको देखने के बाद हम चेक करते हैं कि ये एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग बना है या नहीं बना है, और फिर उसके बाद हम अपना ओपिनियन एक रिपोर्ट में लिख के दे देते हैं। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन बोलिए, क्लैरिटी बोलिए, क्लैरिटी बोलिए। आउट ऑफ 100% कितना परसेंट क्लैरिटी है चैट में, जल्दी बताइए। जल्दी 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 बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए अब जरा आगे चलते हैं, उस डेफिनेशन को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड आया था कि सर ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अभी देखो बच्चों, पढ़ने की अप्रोच अपनी पोस्टमार्टम वाली है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपसे, ध्यान से देखना, मैं आपसे आने वाली 7-8 क्लासेस में मैं आपके ऑडिट के बेसिक्स पे बात करूंगा। ऑडिट में जितने भी टर्म्स पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पूरे वर्ल्ड में जितने भी टर्म्स यूज हो सकते हैं वो सारे टर्म्स मैं आपको सिखा दूंगा। और उसके बाद हम लोग एक अलग भाषा में बात करेंगे, सच बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग एक अलग भाषा में बात करेंगे, आम आदमी को समझ नहीं आएगी, सिर्फ सीए वालों को समझ में आएगी। राइट? तो आप लोगों ने बस शुरू की 7-8 क्लास जो है मुझे सपोर्ट करना है। मैं जो भी पढ़ाऊं, जितना भी पढ़ाऊं, उसे आपने रिवाइज करना है मेरे साथ, और उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। कि आप साथ में हैं? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कम ऑन। हम सिर्फ, और आप देखेंगे कि आपको मेरी बुक का चैप्टर 1 आईसीए की बुक के चैप्टर 1 से थोड़ा सा अलग मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, क्योंकि मैं आपको पहले ऑडिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सही कर दूंगा। मैं आपको ऑडिट की एबीसी अच्छे से सिखा दूंगा। फिर उसके बाद आप जितने मर्जी वर्ड्स बनाओ, जितने मर्जी सेंटेंसेस बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, किताबें लिखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए जी, आइए अब बढ़ते हैं जरा आगे और देखने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में क्या होगा? एवरीवन प्लीज इधर देखो। सबसे पहले ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग हमने बोला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सर इस इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का सिंपल सा मतलब है कि आपकी जजमेंट किसी और के अधीन नहीं होनी चाहिए। यानी योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर पर्सन एंड स्पेसिफिकली दोज जिसके लिए आप लोग जिसने पर्टिकुलर वो काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, जिसने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या आप उससे डर के ये बता सकते हो कि अकाउंट सही है या नहीं? आप मुझे बताओ। जिसने अकाउंट्स बनाए, क्या आप उसके इन्फ्लुएंस में आके क्या आप अपने एक फ्री ओपिनियन दे सकते हो?
आंसर इज नो। सर इसको एक एग्जाम्पल से समझाओ। हाँ बेटा, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। सोचो, आज वो दिन है जिस दिन आपका रिजल्ट आया और आप बन गए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओह माय गॉड। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भाई साहब आपको सारे कॉल्स आ रहे हैं, मुबारक हो ये वो, और इतने में आपके पास एक फोन आता है आपके मामा का। मामा में 2 बार माँ आता है, याद रखना। और मामा आपको अपने ऑफिस बुलाते हैं, आप उनके ऑफिस जाते हैं और आपके मामा कहते हैं ये मेरे अकाउंट्स पढ़े, जरा इन पे साइन कर दो, बोल दे सब कुछ सही है, बिना चेक करे बोल दे सब कुछ सही है, मैं कह रहा हूं ना सब कुछ सही है। आपने बोला मामा आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस मामा, आई हैव टू चेक द अकाउंट्स। मामा ने बच्चों फोन उठा लिया है, मामा ने फोन डायल कर लिया है। क्या आप गैस कर सकते हैं मामा फोन किसको लगा रहे हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो मित्रों, जल्दी बोलो मित्रों, मामा किसको फोन लगा रहे हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, मामा किसको फोन लगा रहे हैं? बोलो बोलो बेटा, मामा तुम्हारी मम्मी को फोन लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बहन देख ले अपने लड़के को, ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने की बात कर रहा है। और फिर वो फोन आपकी तरफ दिया मामा ने कि ले बेटा बात कर जरा, और मम्मी ने उठाते ही क्या बोला? मेरे भाई की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस दिन के लिए मैं तेरे साथ उठती थी सुबह 5:30 बजे, तू उठता था क्लास के लिए, मैं भी उठती थी, अपना खाना बाद में खाती थी, पहले तेरा खाना खिलाती थी। 24/7 लॉन्ड्री दी है तेरे को मैंने, 24/7 जो है तेरा ध्यान रखा मैंने। आपने फ़ोन रखा और आपने भाई साहब उसके बाद जो है वो साइन कर दिए बैलेंस शीट पे। मुझे बताइए, क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हुआ? वॉज दिस एग्जामिनेशन फ्री फ्रॉम बायसनेस? वॉज दिस एग्जामिनेशन फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी? मुझे बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आंसर इज नो। तो याद रखिए बच्चों, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंस का सिंपल सा मतलब है योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द अदर पीपल, टू द विशेस ऑफ अदर पीपल, राइट? अब एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं किसी कंपनी के अकाउंट्स बना रहा हूं, क्या मैं उसकी ऑडिट करूं? ये सही रहेगा? अगर मैं किसी कंपनी के अकाउंट्स बना रहा हूं तो क्या मैं उसका ऑडिट कर सकता हूं? यानी मैं अपने अकाउंट्स, मतलब मैंने ही अकाउंट्स बनाए हैं और मैं चेक करके क्या बोल रहा हूं? वाह 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 वाह, कहां है वो व्यक्ति जिसने अकाउंट्स बनाए, मैं उसके हाथ चूमना चाहता हूं, बताओ भाई। तो याद रखिए कि भाई ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जजमेंट एक व्यक्ति की सबऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए, अधीन नहीं होनी चाहिए टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, और खासकर जिसने उसे अपॉइंट किया है। इज दैट क्लियर? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। आ जाओ जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनो। ये कुछ ऐसा ही है बेटा कि कभी कभी मम्मी खाना बना के खुद ही नहीं बोलती क्या टेस्टी बना है, और तुम पहला टुकड़ा मुंह में रखते हो, हाँ टेस्टी तो बना है मम्मी, है ना? एनीवेज चलिए, जब मम्मी एक्सपेरिमेंट करती है, वैसे तो मम्मी के हाथ का खाना हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन बेटा मम्मी कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी तो करती है। संजीव कपूर को देख लिया यूट्यूब पे, और फिर भाई सब एक्सपेरिमेंट हो रहा है। चलिए, अब पहली बात क्लियर, इंडिपेंडेंस का मतलब सबको क्लियर होता है, जल्दी बोलिए। इंडिपेंडेंट, अब देखो बच्चों ये ना कीवर्ड्स हैं। जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। ये कीवर्ड है, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। इज दैट क्लियर? ये कीवर्ड आप लोग लिख के आएंगे, जल्दी बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों हमने ये चर्चा पहले ही कर ली, क्या ऑडिट सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह की एंटिटी पे लगता है या वेरियस एंटिटीज पे लग सकता है? क्या ऑडिट की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह की एंटिटी को होती है या किसी भी एंटिटी को आ सकती है? मैं कहता हूं जी किसी भी एंटिटी को आ सकती है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, साइज बड़ा हो या छोटा हो, लीगल फॉर्म उसका कुछ भी हो। लीगल फॉर्म मतलब भाई वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, यत्र तत्र सर्वत्र। कम ऑन, यत्र तत्र सर्वत्र। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों आप लोगों को? जल्दी बोल दो, कम ऑन, यस और नो बोलो बेटा। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। और याद रखें बच्चों, ऑडिट का अंत कैसे होता है? ऑडिट का अंत कैसे होता है? ऑडिटर इज गोइंग टू एक्सप्रेस एन, हाँ जी, ऑडिटर इज गोइंग टू एक्सप्रेस एन व्हाट? कम ऑन, एक्सप्रेस एन व्हाट? कम ऑन, जल्दी बोलो। ओपिनियन। ओपिनियन बच्चों, ये वर्ड याद रख लो, ओपिनियन। इस पे हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। सर आपकी बुक में ये एफएस क्या लिखा है? बेटा एफएस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो रजिस्टर निकालो, कुछ लिखवा रहा हूं। रजिस्टर निकालो, कुछ लिखवा रहा हूं, लिखोगे साथ में? बोलो। यस सर, यस बिल्कुल लिखेंगे, साथ में लिखोगे, जल्दी बोलो। आ जाओ, लिखना शुरू करो बच्चों, लिखना शुरू करो। हमने बोला कि भाई ऑडिट क्या है? हमने बोला, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ ऑडिट क्या है? ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये है कीवर्ड्स, ये है वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको एग्जाम में यूज करने हैं।
राइट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब मैं आपसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे चर्चा करने वाला हूं, बहुत ध्यान से पूरी क्लास अब आप लोग जो है यहाँ पे फोकस करेंगे, एवरीवन बच्चों। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अब ध्यान से सुन लेना, जो बच्चे सिर्फ शुरू में मोटिवेटेड रहते हैं कि तेरा भाई ये कर देगा वो कर देगा और भाई साहब उसके बाद पढ़ते नहीं है, वो फेल होते हैं। इससे ज्यादा स्ट्रेट अवे मैं बोल नहीं सकता हूं। और जो बच्चे कंसिस्टेंटली धीरे धीरे प्यार प्यार से चलते रहेंगे, मुसीबतें सबकी लाइफ में आएंगी। एक बच्चों आपको लाइफ की फिलॉसफी बता रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा, और वो है कि भाई आपने चेक करना है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो। आपने चेक करना है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो और उसी पे फोकस करना है। आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हो उस पर फोकस नहीं करने का है। क्या आप पेपर कितना टफ आएगा इसको कंट्रोल कर सकते हो? कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या आप पेपर कितना टफ आएगा इसको कंट्रोल कर सकते हो? मुझे बताओ जरा चैट में, क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आंसर इज नो, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप पढ़ाई कैसे करोगे, क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? आप पढ़ाई कैसे करोगे, क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? कम ऑन, यस, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक आम बच्चा क्या करता है भाई साहब, हमेशा मोटिवेशन के साथ बैठेगा, लेकिन वो मोटिवेशन सिर्फ थोड़ी देर की ही रहेगी, वो मोटिवेशन सिर्फ थोड़ी देर की रहेगी, और ये बच्चे बाद में जाके रो रहे होते हैं। आप मोटिवेशन के साथ अगर बैठ रहे हैं तो फिर पूरा क्लास देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये आपकी जिंदगी की आदत बन जाएगी, और फिर आप लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ दुख मनाते रहोगे, शोक मनाते रहोगे। आप लोग से भी सोचते रहोगे काश यार उस समय पढ़ लिया होता, का यार वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, वो कैसे अच्छा कर पा रहे हैं अपने जीवन में, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि भाई साहब आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हो, और वो कंसिस्टेंटली मेहनत करता है बच्चा। तो कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे, बस ये प्रॉमिस मुझे जो है आपसे चाहिए। और याद रखना, सबसे अच्छा टीचर कौन? आपकी आखिरी गलती। और आपकी आखिरी गलती हुई थी नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 के एग्जाम में आप में से बहुत लोगों ने वो गलती करी थी कि भाई साहब समय था और पढ़ाई नहीं करी। अब वो गलती मत करिए। अगर आप अपनी आखिरी गलती से नहीं सीखेंगे तो वो आखिरी गलती दोबारा रिपीट होगी, याद रखिएगा। तो आई होप कि अब आप लोग जो है ये गलती नहीं करने वाले हैं। कम ऑन, बोलिए। चलिए, तो अब बच्चों मैं आपसे चर्चा करूंगा इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक पे। मैं इस पे आपको दूंगा अल्ट्रा क्लैरिटी कि साहब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है। तो सुनिए मेरी बात को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखिएगा जरा साथ में, FI, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या है बच्चों? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन, लिख सकते हैं आप लोग साथ साथ में, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। कितनी आसान बात। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो एक्सप्रेस की गई है कौन से टर्म्स में? फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में, रुपयों में, पैसों में। इज दैट क्लियर? बोलिए, कम ऑन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो दी गई है किसमें? रुपयों में, पैसों में, फाइनेंशियल टर्म्स में, इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी, इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी। एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल टर्म्स में जब आती है हम उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बुलाते हैं। ओके, आगे लिखिए, फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग सिस्टम। कहां से आई है इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग सिस्टम से। कहां से आई है इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग सिस्टम से। अबाउट किस बारे में आई है? अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स, and economic conditions, economic events and economic conditions। मेरे साथ साथ बच्चों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है, एक एंटिटी के बारे में है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम से आई है, इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। कम ऑन, उसके इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बस सिंपल सी बात। अब बच्चों हम बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते रहते हैं, तो हमें क्या यूज करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करना है? जरा ध्यान से देखिएगा एवरीवन, प्लीज फोकस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है बच्चों? बहुत सिंपल, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप समझे मेरी बात को? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब हम एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जब हम एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बेटा हम उसे क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए मुझे क्या बोलते हैं?
जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो बेटा हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द नोट, इंक्लूड द रिलेटेड नोट्स। जो रिलेटेड नोट्स होते हैं, जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे। डोंट वरी एट ऑल, टेक्निकल टर्म क्या होता है वो भी बताएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इंक्लूड्स द रिलेटेड नोट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कम्युनिकेट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट्स एंटिटीज रिसोर्सेज, एंटिटी के रिसोर्सेज के बारे में बात करता है और ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। एंटिटीज, रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन, इज दैट क्लियर? कम ऑन, बोलिए। ये लिखना है भाई, ये बिल्कुल लिखना है, तभी तो लिख रहा हूं मैं आपके साथ साथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इंक्लूड द रिलेटेड नोट्स, इट कम्युनिकेट एंटिटीज, रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एज पर, अब नया वर्ड दूंगा आप लोगों को मैं, एज पर applicable financial reporting framework, as per applicable financial reporting framework। ये वर्ड अभी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। किसका स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, और उसके अंदर नोट्स भी आते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी के रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में, यानी कि आपके इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में जो है वो बताती है। और ये बनती कैसे है? एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है? एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर हम यहां तक पहुंचे कैसे? जरा एक बार कनेक्शन तो बना दो। हाँ बेटा सुनो मेरी बात को। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या था बेटा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस थी, और इसी इंफॉर्मेशन को जब हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मेरे साथ, इसी इंफॉर्मेशन को जब हम लोग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो बेटा ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है? सबका आंसर चाहिए चैट में। जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे तो ये क्या बन जाती है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, कम ऑन बोलिए। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। तो ये बन जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई ऑडिट किसका होता है, तो आप बिंदास बोल सकते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या बन सकती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल देते हो तो क्या कुछ गलत हो गया? आंसर इज नो, क्योंकि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड रूपांतरण है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? बोलिए, दोनों वर्ड्स में क्लैरिटी रहेगी, जल्दी बोल दो, बोल दो। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस पे आगे लिख सकते हैं हम लोग, जनरली रिलेट्स टू पास्ट। बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरली किससे रिलेट करती है? पास्ट की। तभी तो हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सुना है कि नहीं सुना आपने? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वर्ड सुना है आपने? बोलिए। चलिए आ जाइए। अच्छा एक बात बताओ, थक तो नहीं गए अभी? थक तो नहीं गए बच्चों? जल्दी बोलो, जल्दी कंफर्म करो, थक गए हो? फुल पावर, कम ऑन, बहुत बढ़िया। एंड तक साथ में रहेंगे। अभी तो बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, अभी तो बैच शुरू हो रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुझे बताइए, क्या आपको समझ आया कि भाई ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस हुई है, एक एंटिटी की है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम से आई है, इवेंट्स और कंडीशन बताती है। इवेंट्स और कंडीशन कब की बताती है? फ्यूचर की या पास्ट की? मेरे साथ बोलो बेटा, फ्यूचर की या पास्ट की? कम ऑन, फ्यूचर की या पास्ट की? पास्ट की। ओके चलिए, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचते हैं? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल भी लिख देता हूं यहां पे, जो भी आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जब हम उसका स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बेटा याद रखिए वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सर ये क्या वर्ड आया है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम बच्चों प्यार से दो वर्ड्स बोलेंगे, FRF,
AFRF, ये बार बार हम लोग यूज करने वाले हैं, बार बार लगातार। इन दोनों शॉर्ट फॉर्म्स को अपने दिमाग में बसा लीजिए मेरे साथ साथ। FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हाँ जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पहले एक बार बोल के देखिए, FRF, कम ऑन, व्हाट इज FRF? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर क्या है ये क्या होते हैं बेटा? तो बहुत सिंपल सी आपको एक बात बताऊं, इधर देखिए। FRF बोले तो भाई साहब वो गाइडलाइंस जिसके हिसाब से हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या करते हैं। हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट्स डिटरमाइन करते हैं, क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करते हैं, प्रेजेंटेशन डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्लोजर डिटरमाइन करते हैं। अब कुछ बातें समझ में आ रही हैं। हम जिन गाइडलाइंस को यूज करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर डिटरमाइन करते हैं, उन्हीं गाइडलाइंस को बच्चों हम लोग क्या बुलाते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बुलाते हैं। सिंपल सी बात, जिन गाइडलाइंस को यूज करते हुए हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर डिटरमाइन करते हैं, उन्हीं को हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बुलाते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है? मुझे बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, कम ऑन गाइस टेल मी। आप बताओ, क्या आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर पे गाइडलाइंस देते हैं? यस और नो? यस और नो? आंसर इज यस। तो बेटा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। आपके इंड एस क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। आपके यूएस के गैप जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। आपके IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। सर तो एक बात बताओ कि ये ICAI वाले FRF क्यों यूज कर रहे हैं? अब आप बोल रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कम ऑन, मैं बताता हूं आपको कि भाई साहब ये FRF क्यों यूज कर रहे हैं और ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। बात ऐसी है कि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स है ना ऑडिटिंग वाले, उनके अंदर ये वर्ड यूज होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और वो स्टैंडर्ड्स जो है ना बेटा, वो सीधा सीधा रिलेट करते हैं, मिले हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से। आप जब स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट को देखेंगे तो आपके पास पता क्या आएगा? मैं दिखाता हूं आपको, मैं आपको दिखाता हूं क्या आएगा। ये देखो, जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को देखेंगे और साथ में अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को देखेंगे तो आपको बच्चों कुछ ऐसी पिक्चर जो है वो नजर आने वाली है। कैसी पिक्चर? अभी दिखा रहा हूं, चिंता मत करो। ऐसी पिक्चर आपको जो है वो नजर आने वाली है। सीन विंडो कहां गई हमारी? ये लो भाई, ये लो। ऐसी पिक्चर जो है आपको कुछ नजर आने वाली है। ये देख रहे हो तुम? ये स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, फिर ये स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल। नंबर तक सेम है भाई, नंबर तक सेम है। भाई बिल्कुल भाई वाली बात होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या आप लोग साथ में हैं? जल्दी बोलो, कम ऑन। इवन अगर आपका कोई नोन मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो आज उसको फोन लगाइए। हाँ, तुम्हारी लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड मान लेता हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो उसको फोन लगाओ और उससे पूछो तुम्हारे यहाँ पे जो ISA 500 है उसका नाम क्या है? आपको पता चलेगा ऑडिट एविडेंस। और आपका भी SA 500 क्या है? ऑडिट एविडेंस, राइट। अब ये बताओ, क्या भाई साहब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख सकते हैं? आंसर इज नो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखते हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, क्लैरिटी है? जल्दी बोलो चैट में मुझे यस और नो जल्दी बताओ। हर्ष, दीक्षा, जल्दी से बताओ। दिशा, निश्चय, साहिल, जल्दी बोलो, जल्दी। क्लैरिटी है? मजे की बात बच्चों, आप अगर कल को कोई इंटरनेशनल कोर्स भी करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं कि मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं करेंगे हम US से CPA करने जा रहे हैं या फिर हम UK से ACCA करने जा रहे हैं, तो बिलीव मी गाइज आपको वहां पे भी ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम मिलने वाली हैं, बिल्कुल सेम मिलने वाली हैं। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो।
FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो गाइडलाइंस है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ACPD करते हैं। ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट के साथ आप एक वर्ड और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिकग्निशन। बोलिए क्या? रिकग्निशन। क्या आपका रेवेन्यू रिकग्निशन पे कोई स्टैंडर्ड है? मुझे बताइए। क्या आपका कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपको हेल्प करता है क्लासिफाई करने में कि कैपिटल एसेट है या रेवेन्यू खर्चा है, कैपिटल आइटम है, रेवेन्यू आइटम है? क्या हर स्टैंडर्ड के एंड में आपको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर गाइडलाइन नहीं मिलती है? क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। तो बस बेटा वही आपके FRF। सर फिर एप्लीकेबल FRF क्या होता है? एप्लीकेबल FRF क्या होता है? वो गाना सुना तुमने, कमी नहीं है लड़कियों की शहर में, पर तुझ पे ही दिल मेरा आया है, मैं क्या करूं? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैंने सुना दिया तुम्हें। थोड़ा बेकार सा गाना था, बट मैं गाना क्यों गा रहा था कि कमी नहीं है लड़कियों की शहर में, पर तुझ पे ही दिल मेरा आया है। सर कहना क्या चाहते हो? मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकते हैं, लेकिन जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉ की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करे, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन जाता है क्या? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी होंगी बहुत सारी, लेकिन जो अपने वाली है बेटा वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन, जल्दी बोलिए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो है जो कंपनी अडॉप्ट कर ले, जो क्लाइंट अडॉप्ट कर ले, जो एंटिटी अडॉप्ट कर ले। किसके लिए अडॉप्ट कर ले? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और वो उसे सूट भी करता हो एज पर इट्स नेचर, और साथ साथ में लॉ की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करता हो। सर सूट भी करता हो एज पर द नेचर? भाई बैंकिंग कंपनी के लिए अलग से जो है वो अकाउंटिंग की गाइडलाइन है कि नहीं है? उनके अकाउंट्स के लिए अलग से सब कुछ बता रखा है, इंश्योरेंस वालों के लिए अलग से सब कुछ बता रखा है। बोलो हाँ के ना? तो सिंपल सी बात है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? लिखिए जरा मेरे साथ, लिखेंगे हाँ या ना? सर आप सर ये क्या हो गया? सर ये क्या बता दिया आपने अचानक से? हमने तो कभी सोचा नहीं था। बेटा मैं कह रहा हूं ना, शुरू की 8-10 क्लासेस आप मुझे दो और उसके बाद आप ऑडिट की भाषा में बात करोगे, ये गारंटी है मेरी, ये मेरी पर्सनल एश्योरेंस है आप लोगों को। बस आप मुझे प्रॉमिस करो कि शुरू की 8-10 क्लासेस जिस मर्जी स्पीड से, धीरे धीरे स्पीड से भी चलेंगे तो आप साथ में रहोगे। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बोलो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, लिखते हैं जरा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आ जाओ मेरे साथ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आओ, AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? लो भाई, FRF अडॉप्टेड बाय एंटिटी फॉर, FRF adopted by entity for preparation and presentation of financial statement. Preparation and presentation of financial statement. ऐसा FRF जो एंटिटी अडॉप्ट कर ले, किसके लिए? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। हम बच्चों इसको शॉर्ट में अपनी क्लास के लिए क्या बुलाने वाले हैं? PPFS, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो एप्लीकेबल FRF कौन सा? जो एंटिटी अडॉप्ट कर ले, किस लिए? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और जो एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल हो इन द लाइट ऑफ व्हाट? एक्सेप्टेबल, अरे रुक जा दुष्ट, एक्सेप्टेबल हो किस चीज के लिए? एक्सेप्टेबल हो, देखिए, एक्सेप्टेबल एज पर नेचर ऑफ एंटिटी, एज पर नेचर ऑफ एंटिटी, और साथ साथ में आपके रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। आपको आपकी ऑडिट की जर्नी में, चाहे इंटरमीडिएट की हो चाहे फाइनल की हो, FRF और AFRF भर भर के लिखा हुआ मिलेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भर भर के लिखा हुआ मिलेगा। और मैं आपको डे 1 पे क्लियर कर रहा हूं कि जहां भी लिखा आ जाए FRF, यानी जेनरिक बात हो रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जहां पे बात आ जाए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हमारे वाले की बात हो रही है, हमारे वाले की। क्लियर है? जल्दी बोलो एवरीवन। पहली डेफिनेशन कर रहे हैं बच्चों हम लोग, पहली डेफिनेशन। अब आइए दोबारा से, किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे? ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे बेटा। ऑडिट की डेफिनेशन में क्या क्या एलिमेंट थे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बल्कि मैं बोलूंगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते करते हमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से हमने एफआरएफ को जाना और एप्लीकेबल एफआरएफ को जाना। क्या ये चेन ऑफ इवेंट्स आपको समझ आई? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या है बेटा? यत्र तत्र सर्वत्र। एंटिटी का मतलब क्या है? मेरे साथ साथ, यत्र तत्र सर्वत्र। सिंसियर हो पढ़ने के लिए तो ही साथ में जुड़ना भाई। हाँ जी, यत्र तत्र सर्वत्र, यानी कि प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, साइज कुछ भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो। क्या ये बात क्लियर है? कम ऑन, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया, ये साइज हो गया, ये लीगल फॉर्म हो गया। बताइए, अभी तक के डिस्कशन पे सारी क्लैरिटी है? जल्दी बोलो, अभी तक के डिस्कशन पे सारी क्लैरिटी है सबको? एवरीवन? अब जरा बच्चों ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा एंड गोल क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ओपिनियन एक्सप्रेस करना बच्चों, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। सर ये ओपिनियन एक्सप्रेस करना बेटा, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंगेजमेंट। सर व्हाट इज एंगेजमेंट? देखो मैं तुम्हें पहले बेकार तरीके समझाता हूँ, फिर सही तरीके समझाऊंगा। एंगेजमेंट क्या है? असाइनमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, पिक्चर में आपने सुना ना, बॉलीवुड की पिक्चर में, अपन को उसका सुपारी मिलेला है, अपन को उसका सुपारी मिलेला है, मतलब अपन उसको टपका के आएगा, राइट? ऐसी बच्चों एक और एंगेजमेंट होता है, उसे बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। मेरे साथ इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये वर्ड बच्चों आपका जीवन बदल सकता है। और मैं आपको बता दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? अ बिट एक्स्ट्रा। रिमेंबर दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी? अ बिट एक्स्ट्रा। ये जो एश्योरेंस के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसकी हिस्ट्री बता दूं, मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं, पिछले 4 साल से। आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देखेंगे, उसमें मैंने एश्योरेंस पे चर्चा करी है, सेपरेट वीडियो बना के डाली है। पहले ये चीजें आईसीआई की बुक में नहीं होती थी, लेकिन न्यू सिलेबस में ये चीजें आईसीआई के बुक में भी हो गई हैं। और मैं शुरू से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि मैं बिना एश्योरेंस समझाए ऑडिट समझा ही नहीं सकता, बिकॉज ऑडिट इज नथिंग, ऑडिट इज अ काइंड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा साथ में जुड़िएगा बच्चों। नया वर्ड आपको दे रहा हूं, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एवरीवन एवरीवन प्लीज साथ में रहिएगा। एश्योरेंस एंगेजमेंट समझाने के लिए बच्चों आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ये है हमारी प्यारी, क्या नाम रखें इसका? मल्लिका शेरावत नाम रखते हैं। मल्लिका, इसका नाम है बच्चों मल्लिका, राइट? मल्लिका ने लेनी है एक गाड़ी। मल्लिका ने लेनी है गाड़ी किससे? आर्यमन से। इसका नाम है आर्यमन, राइट? ध्यान से सुनते जाना पूरी स्टोरी को। हाँ जी, मल्लिका ने लेनी है गाड़ी आर्यमन से, राइट? और मल्लिका को भाई गाड़ियों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, मल्लिका को ज्यादा इंफॉर्मेशन गाड़ियों के बारे में है नहीं। तो मल्लिका ने क्या किया? मल्लिका चली गई भाई साहब इस व्यक्ति के पास, जो कि एक प्रैक्टिशनर है, जो कि गाड़ियों का एक्सपर्ट है, जिसको गाड़ियों की बहुत ज्यादा नॉलेज है, नॉलेजेबल व्यक्ति के पास। और मल्लिका ने बोला, आप एक काम करो, गाड़ी को चेक करो और मुझे एश्योरेंस दो, मुझे एश्योरेंस दो, मुझे एश्योरेंस दो कि गाड़ी वैसी ही है जैसा आर्यमन क्लेम कर रहा है, ये गाड़ी वैसी ही है जैसे आर्यमन क्लेम कर रहा है। कम ऑन गाइस, पहले बताओ ये बेसिक स्टोरी समझ आई? मल्लिका को लेनी है गाड़ी, गाड़ी बेचने वाला है आर्यमन, मल्लिका को गाड़ियों की नॉलेज नहीं है, मल्लिका गई है एक एक्सपर्ट के पास, गाड़ियों के एक्सपर्ट के पास, और मल्लिका ने इस एक्सपर्ट को एंगेज किया है कि आप ये गाड़ी चेक करके मुझे एश्योरेंस दो कि ये गाड़ी वैसी है जैसी आर्यमन क्लेम कर रहा है। कम ऑन, यस और नो? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे आर्यमन को मैं एक नाम दे रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। बोलिए क्या नाम दे रहा हूं? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, राइट? मल्लिका को मैं एक नाम दे रहा हूं, इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड यूजर, ओके? और गाड़ी को मैं एक नाम दे रहा हूं, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। और इसको तो मैंने नाम दे दिया है प्रैक्टिशनर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को चेक करेगा। अब एक बात बताओ, कुछ तो स्टैंडर्ड होंगे ना जिनके अगेंस्ट चेक करेगा, कुछ तो स्टैंडर्ड होंगे जिनके अगेंस्ट चेक करेगा। गाड़ी को चेक करने के कुछ तो बेंचमार्क, कुछ तो स्टैंडर्ड, कुछ तो गाइडलाइंस, कुछ तो पॉलिसीज होंगी। कम ऑन, यस और नो? उसको हम लोग बोलेंगे सूटेबल क्राइटेरिया। जिसके अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर चेक होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? सूटेबल क्राइटेरिया। तो अब होगा क्या, जरा ध्यान से, ये प्रैक्टिशनर इस सब्जेक्ट मैटर को इस सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करेगा, एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर जो आर्यमन क्लेम कर रहा है वैसा ही है या नहीं है, और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बना के
अपनी एक रिपोर्ट बना के वो दे देगा मल्लिका को, यानी इंटेंडेड यूजर को। उस रिपोर्ट से मल्लिका का कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। उस रिपोर्ट से मल्लिका का कॉन्फिडेंस जो वो क्या हो जाएगा, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, बढ़ जाएगा कि हाँ आर्यमन सही कह रहा था क्योंकि मैंने एक एक्सपर्ट से चेक कराया है। कम ऑन गाइस, ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है सबको? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, ये बात समझ आती है? आप इसको कैसे भी एग्जांपल में ले सकते हो। अगर आप एक घर ले रहे हो और आपको नहीं पता भाई रियल एस्टेट कैसे काम करता है, तो आप एक्सपर्ट को एंगेज करते हो कि भाई घर को चेक कर लो, जो जो चीजें क्लेम कर रहे हैं, जो कागज ये दिखा रहे हैं, वो कागज एज पर दी स्टेट गाइडलाइन है या नहीं, जो भी आपकी रियल एस्टेट की अथॉरिटी है उसके हिसाब से है या नहीं। और उसके बाद वो एक्सपर्ट आपको रिपोर्ट में लिख के ओपिनियन देगा कि हाँ हाँ ये सारे के सारे कागज जो हैं वो पूरे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी एंगेजमेंट को बच्चों हम लोग क्या बुलाते हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट बुलाते हैं। मेरे साथ बताओ क्या बुलाते हैं, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट बुलाते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा मैं तो आपको कितने सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, आईसीए ने अभी अभी जो है अपनी बुक में डाला है, अब हम आपको वो भी एग्जैक्टली पढ़ाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सिलेबस से जो है बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? पहले तो एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट सिंपली एक अरेंजमेंट टू डू समथिंग, जैसे वही अपन को सुपारी मिलेली है तो ये भी एक एंगेजमेंट है भाई, राइट? आपने किसी को हायर किया है तो वो एक एंगेजमेंट है। आपने किसी के साथ कोई अरेंजमेंट किया है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, वो एक एंगेजमेंट है। सुनिएगा जरा ध्यान से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इट मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच he agrees to provide auditing services. It take the shape of engagement letter. ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर दीजिए। अभी जरा यहाँ पे आइए, अभी जरा यहाँ पे आइए। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक प्रैक्टिशनर होगा जो एविडेंस ऑब्टेन करता है जिससे इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक प्रैक्टिशनर होगा जो एविडेंस ऑब्टेन करता है जिससे इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और याद रखिएगा बच्चों, वो एविडेंस इकट्ठा करता है, वो जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बनाता कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बनाता कौन है? सब्जेक्ट मैटर कौन क्रिएट करता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और सब्जेक्ट मैटर को हम लोग किसके अगेंस्ट चेक करते हैं? क्राइटेरिया के अगेंस्ट। अब जरा 1 मिनट मुझे और दीजिए, फिर आपको जो है फील आएगी ऑडिटिंग की। अब मैं जरा चेंज कर देता हूं यहां पे बच्चों, मान लीजिए ये है एक्स, ये कंपनी है, इस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। ये एक्स एक ऑडिटर को जो है वो क्या करता है? एंगेज करता है कि भाई चेक करके बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या नहीं बने हैं। क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? मुझे बताइए, कम ऑन, यस और नो। क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? कम ऑन, जल्दी बोलिए, क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? जल्दी बोलिए। आंसर इज यस। यहां पे जो बेटा ये एक्स है ये हो गया इंटेंडेड यूजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए सब्जेक्ट मैटर, ये जो कंपनी है ये बन गई रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये जो एप्लीकेबल एफआरएफ है ये बन गया बेटा हमारे लिए क्या? क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया। और ऑडिटर बन गया प्रैक्टिशनर। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, एविडेंस ऑब्टेन करेगा और अपने इंटेंडेड यूजर को रिपोर्ट में ओपिनियन लिख के देगा। और रिपोर्ट में ओपिनियन लिख के देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एश्योरेंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? रिपोर्ट में ओपिनियन लिख के देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एश्योरेंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए, व्हाट इज एश्योरेंस? मैंने आपकी बुक में बच्चों लिखा हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार दोनों हाथ हवा में लहराइए और बोलिए आएगा, 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 आएगा। आपके एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आएगा। एश्योरेंस क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके सुपर हाई चांसेस हैं। वीडियो यहीं रहेगी, मार्क करके रख लीजिएगा। और जब एग्जाम में आए तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूं कि दिल जो टूटेगा तो फरियाद करोगे तुम भी, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें याद करोगे तुम भी। ये बेटा आपके एग्जाम में आने वाला है, ये मैं आपको लिख के दे चुका हूं। ये लो, ये मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको, ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। आज बता दिया मैंने इतने महीने पहले आपको। क्या पूछेंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? आइए रीड करवाऊं आपको। रीड करोगे कि नहीं करोगे? पहले मुझे बताओ, रीड करोगे कि नहीं करोगे? मुझे बताओ। रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, नहीं तो कीवर्ड नहीं मिलेंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट जिसमें क्या होता है? एक प्रैक्टिशनर
एविडेंस ऑब्टेन करता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है और उसके बाद वो अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है, बेसिकली ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। किसका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए? इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। किस चीज के अगेंस्ट वो, किस चीज के लिए वो एविडेंस ऑब्टेन करता है? सब्जेक्ट मैटर के लिए, जो किसने बनाया था, रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। किसके अगेंस्ट चेक करता है? क्राइटेरिया के अगेंस्ट। सारे कीवर्ड्स तुम्हारे भाई ने लाल करके दिए हैं तुम्हें पहले से ही, सारे कीवर्ड्स लाल करके दे रखे हैं। क्लियर है? एश्योरेंस क्लियर है? प्रैक्टिशनर एविडेंस लेगा, ओपिनियन देगा, इंटेंडेड यूजर को ओपिनियन देगा, किस पे? सब्जेक्ट मैटर पे। जो सब्जेक्ट मैटर किसने बनाया? रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। किसके अगेंस्ट चेक करेगा? क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करेगा। साथ में हो कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आओ एक बार और इसका नीचे वाला पार्ट भी आपको रीड कराता हूं, इधर देखिए। Giving assurance means offering an opinion on specific information so that the users of that information are able to make confident decision, knowing that the risk of information being incorrect is reduced. ये बता दूं किस में आएगा? ये बेटा आपका एमसीक्यू में या करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा। ये मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं, ये आपका एमसीक्यू में या करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा, यही वाली लाइन। कि एश्योरेंस से क्या होता है? एश्योरेंस से एक इंसान कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाता है या उसका कॉन्फिडेंस और गिर जाता है? या फिर ये बताइए, क्या एश्योरेंस से रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है? रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है? ये आपसे पूछेंगे बच्चों। कहां पे? ये आपसे पूछेंगे आपके करेक्ट इनकरेक्ट में या एमसीक्यू में। ये भी बता दे मैंने आपको। बोलो हाँ के ना? क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पक्का बोल रहा हूं, ये पूछेंगे करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू में। देख लेना जब आई से एमसीक्यू निकालेगा तो। बताइए, रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट एश्योरेंस एंगेजमेंट से रिस्क, इंफॉर्मेशन के गलत होने के चांसेस क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट से? बोलिए, आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। रिड्यूस हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं बच्चों, एक बात, मेरी बात जरा आंखों में आंखें डाल के सुनना। यही छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं। यही छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, फिर एग्जाम से रोते रोते हुए आते हैं और फिर जाके हमारे पास क्लास लगाते हैं। तो भाई पहले ही पढ़ के चले जाओ ना, पहले ही पढ़ के चले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारे पढ़ाए वो सारे बच्चे पास होते हैं, लेकिन जो साथ में बैठ के सारी बातें सुन ले, मॉक टेस्ट दे दे, रिवीजन कर ले, वो पास हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ना सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हो और बच्चों फिर वहां पे दिक्कत होती है। सीए का एग्जाम है, तुम्हारे बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि भाई सब किंग चैंपियन उठाई, 10 ईयर्स उठाए, सतीश ब्रदर उठाए और जाके पेपर दिया है। ये है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम। और यहां पे इंस्टीट्यूट एक वर्ड को पकड़ेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब एक बात बताओ, मैं अपने पढ़ाने में कमी नहीं छोड़ूंगा। अब आप सोचो, अगर आप ये लाइन छोड़ जाते तो क्या होता बेटा? पछताते एग्जाम के अंदर, पक्की बात है। और इसमें इन दोनों में इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से। अच्छा इधर देखो, एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। सर आप इतने श्योर कैसे हो रहे हो कि इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे? बताऊंगा, बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। इधर देखो, सबसे पहले एलिमेंट, कितनी पार्टी होती है भाई साहब एश्योरेंस एंगेजमेंट में? 3। कौन कौन? इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर। इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन? जो सब्जेक्ट मैटर बनाता है। इंटेंडेड यूजर कौन? जो सब्जेक्ट मैटर का यूजर है। और प्रैक्टिशनर कौन? जो सब्जेक्ट मैटर पे ओपिनियन देगा। हाँ जी, कितनी पार्टी होती है? जल्दी बोलो। 3 पार्टी होती है बेटा, 3 पार्टी। एक होता है प्रैक्टिशनर, एक होता है इंटेंडेड यूजर, एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इज दैट क्लियर? बोलो, आ जाओ इधर देखते हैं। अब रीडिंग, अच्छा एक बात बच्चों, मैं को बार बार बोलूंगा, अगर सिर्फ समझ के जा रहे हो, तुम भाई साहब खुद लिख के आ रहे हो कि मैं पास नहीं होना चाहता, समझने के बाद रीडिंग, रीडिंग के बाद भाई साहब कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मैंने तुम्हारे लिए पहले ही लाल कर दिए हैं। लाली मासी लाल किरणें यहां पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है तुम्हें? आ जाओ। सो एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स अबव सेड 3 पार्टीज। क्या यहां पे भी मुझे एक एमसीक्यू दिख रहा है? 100% एमसीक्यू दिख रहा है। अ प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एश्योरेंस। द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। याद रखिएगा, एश्योरेंस में ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्या और प्रकार के भी एश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकते हैं या सिर्फ ऑडिट ही एश्योरेंस एंगेजमेंट? ना 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 ना, गाल नहीं कटनी। जरा ध्यान सुनना बेटा, एवरी ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। सुन लो, एवरी ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एवरी ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, बट एवरी एश्योरेंस एंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट। हर ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, हर ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन हर एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट नहीं होता।
मैं आपको समझाऊंगा इसको बहुत डिटेल में। बहुत प्रकार के एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं, ऑडिट इज वन ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट, याद रखेंगे। बोलिए बोलिए, आ जाइए। तो ऑडिट किससे रिलेट करता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। प्रैक्टिशनर तो भाई साहब किसी भी चीज, मैंने तो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया, क्या वो भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? हाँ, वो भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है क्या? आंसर इज यस, वो भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। कल को भाई साहब मैं अपने घर का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना चाहता हूं कि मेरे घर का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, वो भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, बोलो, आ जाइए आ जाइए, साथ में जुड़ रहिएगा बच्चों। फिर अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एंड इंटेंडेड यूजर, ये वो लोग हैं जिनके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट बनाई जाती है और ये एश्योरेंस रिपोर्ट का यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कम ऑन गाइस, चलो मैं आपसे पूछता हूं, एक बार में बताना, एक बार में फुल मोटिवेशन के साथ, ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? क्या ये प्रैक्टिशनर है, क्या ये इंटेंडेड यूजर है, या ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी है? जल्दी बताओ मुझे चैट में, जल्दी बताओ मुझे चैट में, जल्दी 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 जल्दी। ये हैं सही जवाब, ये है इंटेंडेड यूजर। और जो कंपनी की लोग होते हैं, कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, वो कौन होती है बेटा? जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है वो कौन होती है? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताओ, मैं इतने रिमोट ढूंढता हूं। वो होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अच्छा, आपने चूज करके बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ये जो हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से क्या होंगे बेटा? कम ऑन, ये लो, चूज करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कम ऑन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम ऑन, मजा आएगा बच्चों। ये मैं कह रहा हूं, ये टॉपिक में से पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर बच्चों। आइए जरा देखते हैं। एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, it refers to information to be examined by the practitioner. In case of audit, financial information, or we can say financial statement is the appropriate subject matter. Is that clear? बोल दो, डन। और who is responsible for subject matter? अभी सिर्फ यही वर्ड पढ़ना, मैनेजमेंट, दोस्त जावेद गवर्नेंस अलग से पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, सूटेबल क्राइटेरिया, आप मुझे ऑडिट का टर्म दो, सूटेबल क्राइटेरिया क्या होता है? सूटेबल क्राइटेरिया क्या होता है? मैं आपको हिंट देता हूं, आप लोग बताना। जिस चीज को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए, जिन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए, उसे बोलते हैं सूटेबल क्राइटेरिया। आप बताओ क्या बोलते हो? वेरी गुड कृति, शाबाश, कृपेश, दक्ष, आदित्य, वेरी गुड। दिस इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बेसिकली वो बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट हम लोग इवेल्युएट करने वाले सब्जेक्ट मैटर को, लाइक स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट, लॉ, रूल एंड रेगुलेशन। इन केस ऑफ ऑडिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर दी सूटेबल क्राइटेरिया। क्या बोलती पब्लिक? बात समझ आती है? बात समझ आती है सबको? मजा आ रहा है बच्चों आपको पढ़ाने में मुझे? और जब एक टीचर को मजा आता है भाई, वो अपना बेस्ट देता है, याद रखना। आ जाओ प्लीज। उसके बाद बच्चों याद करें, हमारे पास, हम अपने डायग्राम में चलते हैं, हम अपने डायग्राम में चलते हैं और जरा देखते हैं यहाँ पे प्लीज। एवरीवन 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 फोकस। इंटेंडेड यूजर हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गई, सब्जेक्ट मैटर हो गया, सूटेबल क्राइटेरिया हो गया, प्रैक्टिशनर हो गया। ये प्रैक्टिशनर इस सब्जेक्ट मैटर को चेक करके एविडेंस ऑब्टेन करता है। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, नेक्स्ट एलिमेंट भी है। द प्रैक्टिशनर परफॉर्म एश्योरेंस एंगेजमेंट सो दैट ही कैन ऑब्टेन एविडेंस। अभी आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रैक्टिशनर क्या करता है? एविडेंस ऑब्टेन करता है। मेरे साथ, प्रैक्टिशनर क्या ऑब्टेन करता है? एविडेंस ऑब्टेन करता है। इज दैट क्लियर? और इसी एविडेंस के बेसिस पे ये अपने कंक्लूजन्स बनाता है और अपना ओपिनियन बनाता है। इसी एविडेंस के बेसिस पे ये अपना कंक्लूजन बनाता है और ओपिनियन बनाता है। और फाइनल एलिमेंट क्या होता है बच्चों? फाइनल एलिमेंट होता है आपकी रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। कम ऑन, दिस इज एन फाइनल आउटकम ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट। इज दैट क्लियर? बोलिए। और इस रिपोर्ट में क्या होगा? इस रिपोर्ट में कंक्लूजन और ओपिनियन, कंक्लूजन और ओपिनियन जो है वो लिखा हुआ होगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन। चलिए आइए, साथ में जुड़िएगा जरा, साथ देंगे, क्वेश्चंस पूछूं, साथ देंगे, क्वेश्चंस पूछूं। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे एंगेजमेंट को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर पे एश्योरेंस देता है? बोल ही दिया मैंने, चलो बता दो। ऐसे एंगेजमेंट को क्या कहेंगे जिसमें एक प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर पे अपना ओपिनियन, अपने कंक्लूजन्स जो है वो देता है? जल्दी बोलो, क्या कहेंगे? ऐसे एंगेजमेंट को हम लोग एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलेंगे। क्या ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? क्या ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? कम ऑन, यस और नो।
क्या ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? जल्दी बताओ। आंसर इज यस 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 यस। ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्या सिर्फ ऑडिट ही एश्योरेंस एंगेजमेंट है? बात में फर्क है। क्या सिर्फ ऑडिट ही एश्योरेंस एंगेजमेंट है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। आंसर इज नो। चलो मुझे बताओ, ऑडिट अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो इस एश्योरेंस एंगेजमेंट में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? ऑडिट अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो इस एश्योरेंस एंगेजमेंट में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कम ऑन टेल मी। वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्लैरिटी हमेशा रहनी चाहिए बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डैश के अगेंस्ट चेक करते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डैश के अगेंस्ट, यहां पे मुझे टेक्निकल टर्म चाहिए एश्योरेंस वाला, डैश डैश के अगेंस्ट चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डैश के अगेंस्ट चेक करते हैं। व्हाट इज डैश? सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करते हैं। राइट, सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करते हैं। सूटेबल क्राइटेरिया हो गया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कम ऑन गाइस, जल्दी बोलिए। ये फाइनेंशियल, मैं करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा हूं, आपने करेक्ट इनकरेक्ट लिख के आंसर देना है। इधर यू विल राइट करेक्ट और इनकरेक्ट। हियर इज माय क्वेश्चन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय इंटेंडेड यूजर्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय इंटेंडेड यूजर्स। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय इंटेंडेड यूजर्स। कम ऑन टेल मी। This is incorrect. Financial statements are prepared by responsible party. हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय, कम ऑन टेल मी एवरीवन, जल्दी बोलो, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। चलो आ जाओ आ जाओ। एग्जाम में बच्चों इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले तो आपके इस एश्योरेंस एंगेजमेंट पे ही आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं डायरेक्ट। उसमें बच्चों आपको ये कीवर्ड्स लिख के आने पड़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक प्रैक्टिशनर होता है जो सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है, इंटेंडेड यूजर को रिपोर्ट देता है, सब्जेक्ट मैटर बनाने वाली पार्टी को रिस्पॉन्सिबल पार्टी कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। फिर आपसे बच्चों एक डायरेक्ट क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा था ना कि हम कोशिश करेंगे कि 70% क्वेश्चन ऐसे लग जाएं बच्चों जो हमने करे हुए हो, और उसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पता है क्या बनता है? डिस्कस द 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। 5 एलिमेंट डिस्कस करने होंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट के। क्या आप कर पाएंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टीज, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, फिर सूटेबल क्राइटेरिया, फिर एविडेंस और फिर एश्योरेंस रिपोर्ट। सर आपने एविडेंस बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया। बेटा, मेरे प्यारे बेटा, एविडेंस के लिए अलग से एक चैप्टर है, चिंता मत करिए। ऑडिट एविडेंस का एक डेडिकेटेड चैप्टर है, वहां पे पढ़ लेंगे। बताइए, क्लैरिटी है? क्लैरिटी है यहां तक? जल्दी बोलो। और लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करो, लाइक करो। इसका टारगेट रखते हैं भाई साहब 1500 लाइक्स का। मजा आ रहा है पढ़ने में ऑडिट ऐसे? जल्दी बोलो। फुल एनर्जी, फुल वाइब, एकदम बढ़िया वाली। चलो भाई चलो, आ जाओ। अब जरा चलते हैं और एश्योरेंस एंगेजमेंट का बच्चों हमें अब एक एक बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा जो है वो जानता है कि नहीं जानता है, मुझे बता दो हाँ कि ना। चलिए फिर से बच्चों हम कहां पे पहुंचेंगे? बेटा दुनिया गोल है। हमने पढ़ना शुरू किया था व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट। और ऑडिट क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और ओपिनियन, अब देखो क्या क्या पता है आपको। क्या आपको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पता है? क्या आपको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पता है? यस, योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर पीपल और अदर पर्संस, स्पेसिफिकली दोज हु आर अपॉइंटिंग यू। अच्छा, क्या हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता है? यस, हमें पता है। ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से यहां मेरा मतलब है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की जा रही हो पास्ट के बारे में। और जब हम इसका स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो बेटा ये क्या बन जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जरा साथ में रहिएगा, साथ में रहिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही हम लोग फाइनली क्या कर रहे होते हैं? ऑडिट कर रहे होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कम ऑन, बोल दो, आ जाओ। और अब आपको पता है ना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को एश्योरेंस एंगेजमेंट के टर्म्स में क्या बुलाया जाता है? सूटेबल क्राइटेरिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एश्योरेंस एंगेजमेंट के टर्म्स में क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट मैटर। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन,
एंटिटी के बारे में हमें पता चल गया कि भाई एंटिटी प्रॉफिट वाली भी हो सकती है और अदरवाइज भी हो सकती है, लीगल स्टेटस उसका कुछ भी हो सकता है, साइज उसका कुछ भी हो सकता है। और ओपिनियन के बारे में हमें बस अभी इतना पता चला है कि ओपिनियन वाले एंगेजमेंट को हम लोग बुलाते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। कम ऑन, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। और एश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में हमें क्या पता है कि भाई इसके अंदर 5 एलिमेंट्स जो हैं वो डाले जाते हैं, और 5 एलिमेंट्स में सबसे पहले आती हैं 3 पार्टीज। आई होप सारी पार्टीज के नाम आपको याद हैं। फिर हमारे पास क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट मैटर। फिर हमारे पास क्या आता है? सूटेबल क्राइटेरिया। फिर हमारे पास क्या आता है? ऑडिट एविडेंस, बल्कि मैं बोलूंगा सिर्फ एविडेंस, क्योंकि एश्योरेंस एक ब्रॉड टर्म है। फिर हमारे पास आता है फाइनली रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट। और इसी रिटर्न रिपोर्ट में बच्चों क्या लिखा होता है? हमारा ओपिनियन। क्या बोलती पब्लिक? ऑडिट की पब्लिक। डन। चलो भाई, चलो। तो आज की कक्षा को बच्चों अब हम लोग एक बार क्विकली ओवरव्यू लेते हैं, रिवाइज करते हैं, और उसके बाद जो है हम आज की छुट्टी करेंगे और आपसे डाउट्स लेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे हम अभी के अभी लेके जाएंगे। आ जाओ प्लीज। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ। ओपी बोलती पब्लिक। लो भाई लो, आपकी बुक से आपको रिवाइज करा देता हूं। इधर देखिए एवरीवन, प्लीज फोकस। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, साइज कुछ भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, एंड और यहां पे ऑडिट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यू कैन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन का जब एनालिसिस करने निकले तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि योर जजमेंट इज शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, स्पेसिफिकली जिसने आपको अपॉइंट किया है। ऑडिट सिर्फ एक प्रकार की एंटिटी का नहीं, वेरियस एंटिटीज का हो सकता है। उसमें नॉन प्रॉफिट भी आती हैं, साइज भी कुछ भी हो सकता है, लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। पर्पस ऑफ ऑडिट सिर्फ एक ही है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। डन। बोलिए, बोलिए। आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे अभी हम लोग नहीं बढ़े हैं, ये हम कल वाली क्लास में करेंगे। क्या आप चाहते हैं कल वाली क्लास भी यूट्यूब पे हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आ जाओ। चलो, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने कुछ नोट्स अपने बनाए यहाँ पे बैठ के, वो नोट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने बातचीत करी बच्चों सबसे पहले किसके बारे में? हमने बातचीत करी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है एवरीवन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? द इंफॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स इन रिलेशन टू पर्टिकुलर एंटिटी, जो उसके अकाउंटिंग सिस्टम से आती है। किसके बारे में होती है? इकोनॉमिक इवेंट्स और कंडीशन के बारे में। किससे रिलेट करती है? पास्ट से रिलेट करती है। याद रखना, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Okay, so historical financial information is the information expressed in financial terms in relation to a particular entity coming out from accounting system about events and condition, and it generally relates to what? Past. तो याद रखिए बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ एन एंटिटी coming out of accounting system, and it relates to the future of the entity. It relates to the future of the entity. Correct or incorrect? Come on, tell me. जल्दी बोलिए। It relates to future of the entity. जल्दी बोलिए। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 3 बार पूछा है सी इंटरमीडिएट के एग्जाम में। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहा हूं भाई साहब, बादल फट जाए, बारिश आ जाए। सोच के देखो, सोच के देखो बच्चों। तो याद रखें भाई, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भैया पास्ट से रिलेट करती है। जो इंफॉर्मेशन फ्यूचर से रिलेट करती है ना, उसे पता है क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो हम पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। डोंट वरी एट ऑल। बताइए, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी। इसके बाद बच्चों हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स, तो उसे हम बोल देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है? एंटिटी के रिसोर्सेज और एंटिटी के ऑब्लिगेशन। अच्छा एक बात बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पास्ट की बात करेंगे कि फ्यूचर की बात करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पास्ट की बात करेंगे या फ्यूचर की बात करेंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। चाहत चलेंगी लैपटॉप पे क्लासेस। पास्ट की बात करेंगे भाई, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का तो रिप्रेजेंटेशन है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। एंड हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो बनती है। नाउ
अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो गाइडलाइंस, बल्कि अब तो एक वर्ड लिख सकते हो ना यहाँ पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो क्राइटेरिया होते हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करते हैं। अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करते हैं। और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? ये वो एफआरएफ होता है जो एंटिटी अडॉप्ट करती है। याद है ना? है तो बहुत सारी, लेकिन हमारे वाली कुछ और है, राइट? तो एप्लीकेबल ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो एंटिटी अडॉप्ट कर लेती है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो एक्सेप्टेबल होता है एज पर नेचर ऑफ एंटिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। डन? बोलिए। ऑडिट का एंड कैसे होता है बेटा? ऑडिट का एंड होता है ओपिनियन से, और ओपिनियन देने वाले एंगेजमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या एलिमेंट्स होते हैं? आई होप अब आपको याद है। एश्योरेंस एंगेजमेंट में 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहले होती है 3 पार्टी, जिसमें आपको मिलती है इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और प्रैक्टिशनर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट मैटर, जिसपे ओपिनियन दिया जाना है। इंटेंडेड यूजर ओपिनियन लेता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर बनाती है, प्रैक्टिशनर ओपिनियन देता है। डन? आइए, सब्जेक्ट मैटर को हम लोग सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करते हैं, और उसके बाद जो हम लोग एश्योरेंस दे देते हैं। एश्योरेंस से इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इंफॉर्मेशन के गलत होने के चांसेस, इंफॉर्मेशन के गलत होने के चांसेस, कम ऑन, इंफॉर्मेशन के गलत होने के चांसेस, कम ऑन, आप बोलोगे इंफॉर्मेशन के गलत होने के चांसेस, कम ऑन, रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। वेरी गुड, आ जाओ जी, आ जाओ। तो ये बच्चों हमने अपने ही बुक से यहाँ पे पढ़ लिया है। ये पीडीएफ नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये रहे आपके एलिमेंट्स। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, ये रहे आपके एलिमेंट्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमने पढ़ लिए हैं। डन? बोलिए। तो हमारे पास एक हो गया, लास्ट वाले 2 एलिमेंट हो गए, एक एविडेंस और एक हमारा रिटर्न रिपोर्ट। चलिए जी, चलिए, आज की बातें बच्चों इतनी ही। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ क्लास लेके। आप जैसे बच्चे हो तो किस टीचर का पढ़ाने का मन नहीं करेगा? आप जैसे बच्चे हो तो मैं तो भाई साहब सारी जान लगा दूं और पूरे जो एफर्ट्स हैं वो लगा दूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब बस आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने बच्चों एक प्रॉमिस करना है कि हम मई 2024 या नवंबर 2024 जब भी आपके एग्जाम है, तब हम ये रोना पिटना नहीं मचाएंगे कि काश थोड़ा पढ़ लिया होता, यार काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। हम भाई साहब अभी से हम लोग जो है वो प्रोएक्टिव रहेंगे। मास्टर जो पढ़ा रहा है उसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। मास्टर जब टेस्ट लेगा वो टेस्ट देंगे। मास्टर जब एमसीक्यूज पूछेगा वो एमसीक्यूज करेंगे। क्लास में रेगुलरली आएंगे। जो बच्चा क्लास में रेगुलर नहीं आ सकता, जो बच्चा अपने दिन के 1.5 घंटा अपने करियर के लिए, अपनी गोल्स के लिए नहीं निकाल सकता, वो क्या लड्डू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा? मुझे बताओ, क्या लड्डू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा वो? भाई साहब वो डिजर्व ही नहीं करता। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स पूरा दम लगा रहे हैं आपको आगे पुश करने के लिए। अब सिर्फ आप बचे हो और आपके ऊपर दारोमदार है कि आप भी वो पुश ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। प्लीज बच्चों, प्लीज, आपको पता नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है जब कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाता। मैं सोच में बैठ जाता हूं क्या हुआ होगा। और कई बार मैंने यही सोचा है कि भाई यार हमने तो पूरी मेहनत करी थी, माता पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, ये बच्चा फेल क्यों हो रहा है? और फिर उसका आंसर निकलता है कि बच्चे ने कहीं ना कहीं निकम्मापन दिखाया। मैं नहीं चाहता कि आप वो निकम्मापन दिखाए। मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि भाई मेहनत में ना, मतलब आप लोगों के सामने एक बेंचमार्क बन जाए कि यार इस बच्चे ने देखो ये 0 था, इसने मेहनत करी और ये आगे निकल गया। इसको कुछ नहीं आता था, ये 12th में फेल हुआ, 11th में फेल हुआ, उसके बाद धक्के से पास हुआ था। फाउंडेशन में इसके 2 अटेम्प्ट लग गए, लेकिन इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में इसने फोड़ दिया। बस वो फोड़ने वाला एटीट्यूड मुझे चाहिए। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ या ना, कम ऑन। चलिए, तो बच्चों आप लोगों से बस यही मेरी इच्छा है, रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग अभी तक ऑडिट के बैच में एनरोल नहीं हुए हैं तो आप हो सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे आप लोग? आप लोग जो है edu91.org पे जाएंगे और आप ऑडिट के बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। लंबी गहरी सांस भरो। मास्टर छुट्टी, भागो दौड़ो, निकलो पहुंचो, बुम 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 बुम। क्लास यहाँ पे समाप्त। अब आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आपको पूछना है। चलो आपके डाउट्स लेना शुरू करता हूँ बच्चों में। सर आप कंपनी ऑडिट कराओगे क्या? जितने टॉपिक बेटा आईसीआई के बुक में कवर्ड है वो सब मैं कराऊंगा। सर एक बार इंडेक्स पेज दिखा दो। इंडेक्स पेज में भाई क्या देखना है आपने? 250 पेज की किताब है, आपको बता तो दिया मैंने, कंफर्म तो कर दिया। अभी कंप्लीट पीडीएफ जो है आई थिंक मेरे पास पड़ी हुई है, बट उसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा।
टीम ने आगे प्रिंट के लिए दे दी है। एडी 91 सपोर्ट ने बताया कि लाइव क्लास लैपटॉप पे नहीं चलेगी, नहीं चल रही हैं, लैपटॉप पे भी लाइव क्लास चल रही हैं। डेमो लाइव वाईटी पे कब तक होगी? भवानी, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। ये प्राइस पॉलिसी क्या है? मुद्दत लिखी हुई है, आप जितने प्राइस लाएंगे बेटा, जितने मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से आपको जो है प्राइस मिल जाएगा। कितने चैप्टर हैं टोटल? 11 चैप्टर हैं टोटल। सर कल वाईटी पर क्लास लोगे क्या? मैं अपने बच्चों के साथ बातचीत करूंगा, इफ दे आर कंफर्टेबल तो डेफिनेटली वाईटी पे लेने की कोशिश करूंगा, राइट। क्लास रिन्यूअल के लिए मैं बच्चों आपको अपडेट दे दूंगा, चिंता ना करें। आईटी का नहीं मिला सर अभी तक, आईटी का नहीं मिला अभी तक। इनकम टैक्स का क्या नहीं मिला अखिलेश भाई? सर इज देयर एनी जूम क्लास हैपनिंग पैरेलली? नहीं कृष्णा, जूम क्लास अभी पैरेलली नहीं चल रही है बेटा। पीडीएफ से सर कितने दिन हो जाएंगे? 1 हफ्ते आप पीडीएफ से पढ़ेंगे बुक्स, उसके बाद आपके पास पहुंचनी शुरू हो जाएगी, राइट। सर लैपटॉप में लाइव दिखेगी क्या? हाँ लैपटॉप में लाइव दिखेगी, कह दो दुनिया वालों से, ओके। उसके लिए मैंने पूरा क्लास में बच्चों आज एक ओरिएंटेशन वीडियो में बताया है, वो आप देख लेना। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं आई है, ऐसी बातें मत बोलो, ओरियो बोला मत बोल, ठीक है। नोट्स अपलोड करा देना, बिल्कुल नोट्स अपलोड हो जाएंगे बच्चों, और आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी हो जाएंगे। सर एग्जाम रिवीजन के लिए आपकी बुक सफिशिएंट है? सकी मैं आपको भाई ये बातें बहुत अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत करो, बल्कि रिवीजन आपको साथ में करा के चलूंगा, ओके। सर न्यू मॉड्यूल लेना है क्या आईसीआई का? चाहत पीडीएफ एटलीस्ट ले लो, और अगर आगे चल के नीड लगे तो आप फिर उसका एक फिजिकल कॉपी भी मंगा सकते हो, ठीक है बेटा। चलो जी, एफआरएफ का नाम अलग क्यों दिया, ये रिपीट कर दो बेटा। तमन्ना, मैंने बोला था कि एफआरएफ एक जेनरिक टर्म है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस हमने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंटरनेशनली सब सेम बना रखे हैं, तो अगर वो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दूँ, वहाँ पे कुछ और लिखा हो, तो वो कंपेरेबिलिटी में जो है दिक्कत आएगी, राइट। आज के लेक्चर के बाद हमारा क्या काम होना चाहिए? आज के लेक्चर के बाद धीरेन भाई अभी आपको लेक्चर मिलेगा, इसको लास्ट में जो 10 मिनट में रिवाइज करा है उससे अच्छे से रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। सर ग्रुप 1 की क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है, क्या ऑडिट स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल उल्लास भाई, बिल्कुल ऑडिट स्टार्ट कर दो अगर बोथ ग्रुप देने का मन है तो। रिकॉर्डेड क्लास कब तक मिलेगी आपको? कल शाम की क्लास से पहले ये क्लास मिल जाएगी, और जब अपलोड होगी तो आप लोगों को अपडेट भी आ जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके टेलीग्राम ग्रुप में, ओके गाइज, आई होप यू एंजॉयड। प्लीज़ इस क्लास का फीडबैक भी आप लोग जो है इस चैट बॉक्स में, जब ये वीडियो रुक जाए, लिख सकते हैं, मुझे मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं। डिफरेंट माध्यम है आपके पास, आप लोग एडू 91 चैट सपोर्ट को फीडबैक दे सकते हैं, कैसी लगी आपको क्लास, वो मेरे पास तक पहुंचा देंगे। मुझे भी आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलती है, कोई अगर आपको लगता हो कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी काम करेंगे, ठीक है बेटा। चलो ओके, मैंने शुरू में आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने देखा है लोग बाग 50 मिनट सिर्फ बखान करने में लगा देते हैं कि भाई मैं यहाँ से था, मैंने वो किया, मैंने ये किया। मैं भाई एक सिंपल सा ऑडिट का टीचर हूँ, मेहनत करता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मेहनत को रिस्पेक्ट देंगे और आप भी पढ़ेंगे, बस इतनी उम्मीद है आपसे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करना, आगे बढ़ना। लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, आप लोग पिन कमेंट में देख सकते हैं, आपको ऑडिट के कोर्स का लिंक मिल जाएगा। जीएसटी का बैच भी आज शुरू हो चुका है, एसएम का बैच 11 दिसंबर को हम लोग शुरू कर रहे हैं, ओके। एसएम में भी इसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।